हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 6 दहन और ज्वाला। तो यहाँ पर हमें अगले भाग में हमने देखा कि वायु कोई भी पदार्थ को की दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा गया था कि लकड़ी या कोयले को जलने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। ठीक है, और क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है। तो हम आगे अभी देखते हैं कि क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। तो ये आपने सोचा कभी कि तुरंत क्यों नहीं जल जाता। जैसे ही हम लकड़ी पर माचिस डालते हैं वो फक से जल जानी चाहिए लेकिन नहीं जलती। उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस पर मिट्टी का तेल डालना पड़ता है या फिर कागज़ थोड़ी देर के लिए जलाते रहना पड़ता है, फिर लकड़ी में आग लगती है। क्यों, कभी सोचा है। तो यह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो उसके लिए एक ज्वलन ताप होता है। कोई भी सारे पदार्थ के लिए अपना एक ज्वलन ताप होता है और वह न्यूनतम ताप वह सबके अलग अलग होते हैं और वह उन्हीं पर जलते हैं। मतलब उनको इतनी गर्मी मिलती है तभी वो जलने लगते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्वलन ताप के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वलन ताप क्या है। जैसे लकड़ी कागज़ के टुकड़े को आप माचिस पर धरोगे तो कुछ ही देर में जलने लगोगी, जबकि माचिस से आप लकड़ी को इतनी आसानी से जला नहीं पाओगे। तो क्या दोनों के ज्वलन ताप अलग अलग हैं। सोचो, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे में ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सर लेती। तो माचिस के तीली का भी एक अपना ज्वलन ताप है। उसको जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं उसकी खुरदुरी जगह पर, है ना। तो माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ेंगे ज्वलन ताप के बारे में। उससे पहले माचिस की बात कर लेते हैं कि माचिस कैसे बनी और किस पदार्थों से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले माचिस के बारे में हम बात करते हैं, फिर उसके बारे में वापस ज्वलन ताप के बारे में पढ़ेंगे। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में, मतलब मिस्र नाम का जो अफ्रीकन देश है उसकी बात है, जहाँ पर पिरामिड है ना, वो सारे गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, कौन कौन से चीज़ों से माचिस बनती है सुनिए। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। तो कौन कौन से पदार्थ का उपयोग हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस। ठीक है, और उसमें कुछ गोंद और स्टार्च मिलाया जाता है और उसको लकड़ी, उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। जब श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। मतलब आगे चलकर ये पता चला कि ये जो श्वेत फास्फोरस है उससे कोई बीमारी हो सकती है। मतलब वो हमारे लिए नुकसानकारक हो साबित हुआ। तो क्या हुआ, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। मतलब कि श्वेत फास्फोरस का उपयोग बंद हो गया। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। वो जो माचिस की सतह बॉक्स पर साइड पर जो होता है ना, वो किस 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 चीज़ का बना होता है। तो चूर्णित कांच होता है उसमें, मतलब कांच का भुक्का और लाल फास्फोरस लगाते हैं।
जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो सुना आपने, वो जो साइड पर लगा रहता है उसमें क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है और कांच का बुरा होता है। तो जैसे ही उस पर माचिस की वो भाग रगड़ते हैं, तो वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटामैनिस डाइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हमने ये देखा कि माचिस की बनावट में कौन-कौन से पदार्थों का उपयोग होता है। चलिए अब वापस से हम चलते हैं ज्वलन ताप की ओर। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। आप क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? वो तो जैसे भी हम कढ़ाई रखेंगे और वो गर्म होगी तो वो आग तो नहीं पकड़ लेता। नहीं, उसका जलने का अपना एक ज्वलन ताप होता है। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें, तो वह आग पकड़ लेता है। ठीक है, आप मिट्टी के तेल को जहाँ वहाँ स्टोव के पास या नज़दीक के चूल्हे के नज़दीक नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा भी गर्म हो जाता है और वो अपने जलन ताप तक पहुँच जाता है, तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? हाँ, मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। तभी तो जैसे ही हम माचिस डालते हैं, तो मिट्टी का तेल जल उठता है तुरंत, है ना? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? तो हाँ, मिट्टी के तेल को घर में और रसोई घर में रखने से पहले बहुत विशेष सावधानी बरतनी होगी। हमें उसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर उसको गर्मी न लगे, मतलब ताप न लगे। हम स्टोव के नज़दीक में उसको नहीं रख सकते। अगर वो गर्म हो जाता है तो धमाके के साथ आग पकड़ लेता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि महिलाएं ज़्यादातर इंडिया में जल जाती है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी के तेल को रखने में लापरवाही बरतते हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। समझे? किसी भी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। ये जो है बहुत ज़रूरी शब्द है, उसको याद रखिए। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, कागज़ के 2 कप तैयार करिए। इनमें 1 कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग-अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, तो जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें आपने जल नहीं डाला है, वो कागज़ तुरंत जल जाएगा। लेकिन जिस कागज़ के टुकड़े कप में आपने पानी भरा है, वो कप नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें भरे पानी का ज्वलन ताप कम है या है ही नहीं, ठीक है? तो उसमें भरे पानी को क्या होगा, जब आप ज़्यादा गर्म करोगे ना, तो उबलने भी लगेगा। मतलब आप कागज़ के कप में खाना भी पका सकते हो और आलू भी पका सकते हो, ठीक है ना? कागज़ के कप खाली कप क्या होता है, तो वो जल जाता है। जलयुक्त कागज़ के कप का क्या होता है, तो क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? हाँ, गर्म हो जाता है। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? सोचना क्या है? यहाँ पर हमें पता है कि जल का ज्वलन ताप होता ही नहीं, वो तो भाप में बदल जाती है ज़्यादा गर्म करने पर, है ना? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उनको ज्वलनशील पदार्थ
कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण इस प्रकार हैं, पेट्रोल है, अल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं आप? तो ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब थोड़ी सी भी गर्मी लगने पर वह जल उठता है, तो ऐसे पदार्थ जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा है, तुरंत जल जाती है। आजकल तो व्हाट्सएप वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ कि अस्पताल में किस प्रकार आग फैल गई और कुछ दर्दी भी मर गए। वो निकल ही नहीं पाए और उन्हें लोग निकाल भी नहीं पाए, है ना? यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए, है ना? आपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपने आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक शमन सेवा को सूचित करना है, मतलब फायर ब्रिगेड को सूचित करना है हमें। और उनका नंबर क्या है? 100 नंबर है या फिर और है? चलिए ढूंढिए, मैं आपको कल तक का वक्त देती हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ये रहा अग्निशामक, मतलब फायर ब्रिगेडियर, फायरमैन। फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाता है। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? है, बहुत सारे हैं। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल डालती है ना, इस तरफ फव्वारे से। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ज्वलन ताप जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। जैसे ही हम गर्म चीज़ों पर गर्म पदार्थ पर, मतलब जलते हुए गर्म पदार्थ पर जल डालते हैं तो क्या होता है, वो जो पानी होता है, जल होता है, वो वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प क्या करती है, तो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। वराड़-वराड़ हो जाती है ना, वायु-वायु हो जाती है, तो जिससे क्या होती है, वायु मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपको प्रश्न पूछा जाए ऐसा कि अग्निशामक फायरमैन ज्वलनशील पदार्थों पर जल डालते हैं तो आग क्यों रुक जाती है? तो जल जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है और जल वाष्प जो होती है वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे जल की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? क्या ये मैं पढ़ूं उससे पहले आप सोच सकते हो? तो ये है 3 आवश्यकताएं। एक तो ईंधन, वायु मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा। ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आग बुझाने वालों का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे ही जल डालते हैं तो वायु का प्रवाह कम हो जाता है और ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आग बुझाई जा सकती है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया जा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतनी सारी पूरी बिल्डिंग ही जल रही होती है, तो हम ईंधन को कैसे हटाएँगे? खाली कोई बिल्डिंग को थोड़ा कर इतना जल्दी कर किया जा सकता है ना? उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। पूरे दरवाजे, बारी होती है, उसके फर्नीचर होता है, सारा का सारा जलता है। तो हम कितने किस-किस को हटाएँगे? है ना? तो हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, दूसरा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है?